एवरीवन, दिस इज़ मी रॉबिन्सन आफ्ताब और आज बात हम करेंगे करंट मार्केट सिचुएशन की कि जो लोग क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए हैं वो अब कौन कौन से डिसीजंस लें जिससे उनको बेनिफिट हो सके। सबसे पहले तो बात करेंगे हम कि जो कल न्यूज़ आई CPI आई बहुत पॉजिटिव थी, जो कि फेड को फोर्स करेगा कि वो इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ करे, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट्स और क्रिप्टो मार्केट, क्योंकि ये डायरेक्टली चल रही हैं, तो ये दोनों डंप हुई और जो करेंसी है, जो US डॉलर होता है, डॉलर इंडेक्स, वो जो है वो अपलिफ्ट होता है, मतलब ऊपर की तरफ जाता है। अब ये तो आ गई न्यूज़ ख़त्म, उसका इम्पैक्ट भी आ गया, एक दिन का इम्पैक्ट था। पर अब जो आगे आने वाले इम्पैक्ट हैं वो कौन से हैं? सबसे पहले तो जो इथेरियम का मर्ज हो रहा है, तो इथेरियम का जो ये प्रूफ ऑफ स्टेक आ रहा है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं मतलब अगर आप ये देखें कि मार्केट इससे ऊपर जाएगी क्या नहीं, तो इससे मार्केट का कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। सिर्फ़ और सिर्फ इथेरियम के ऊपर जो प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं उनको, और इनकी समझें कि लिक्विडिटी जो है, जैसे प्रूफ ऑफ वर्क की लिक्विडिटी का अंदाज़ा नहीं हो सकता, पर अगर आप प्रूफ ऑफ स्टेक की बात करें तो उसकी लिक्विडिटी का आप अंदाज़ा मेजर कर सकते हैं कि कितना, मतलब इसमें लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स ने लिक्विडिटी दी हुई है। तो प्रूफ ऑफ स्टेक में आपको ये फ़ायदा होगा कि काफ़ी सारे लोग उसको परचेज़ करेंगे एंड देन जो है वो स्टेकिंग पे लगाएंगे एंड देन रिवॉर्ड हासिल करके वो जनरेट होगा। पर अगर बात हम करें कि जो करंट है प्रूफ ऑफ वर्क पे ऊपर, तो इसके अंदर अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि कितनी माइनिंग हो गई है और कितनों ने माइनिंग करने के बाद, चलो माइनिंग ये भी पता चल जाएगा कितनी माइनिंग हो चुकी है, ये नहीं अंदाज़ा लगाया जाएगा कि ये सोल्ड आउट हो गया मार्केट में या ये अभी उन होल्डर्स के पास हैं। इसकी ये थोड़ा सा मतलब होती है कि इसमें मालूमात करना। स्टेकिंग में आपको ये पता चल जाएगा कि कितने स्टेक पर लगे हुए हैं, इस चीज़ का आपको अंदाज़ा हो जाता है, तो आप डिसीजन लेने में आपको आसानी होगी। ये तो हो गई एक बात, ये सिर्फ इथेरियम की बात करें। दूसरा, अब हम बात करते हैं करंट मार्केट सिचुएशन में डिसीजन क्या लेने हैं, मतलब अब हमने क्या करना है। तो सबसे पहले हमने करना क्या है, आपकी जो पोजीशंस हैं उनको 50%, अगर हम मार्जिन एंड फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं तो आप 50% मार्जिन पे रहें अप्रॉक्सीमेटली इस टाइम के मुताबिक। प्री क्रैश के बाद की बात कर रहा हूँ। अब आपके पास इतना फंड होना चाहिए कि अगर मार्केट 50% ड्रॉप करे तो उससे नीचे नीचे आपकी लिक्विडेशन होनी चाहिए, उससे ऊपर नहीं होनी चाहिए। ये एक सेफ्टी है। दूसरा, अब कौन से कॉन्ट्रैक्ट हैं जिनके अंदर ट्रेड लेना चाहिए? तो सबसे पहले तो आप ये चीज़ है कि जितने भी फ़ैन टोकन्स हैं, मैं रेकमेंड करूँगा आपको कि फ़ैन टोकन्स की तरफ जाएं, क्योंकि उनके अंदर मार्केट के साथ क्रैश आना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि उनके कैपिटल जो है वो स्मॉल कैपिटल्स है ना। अगर स्मॉल कैप में आपको कुछ और भी अगर दिखता है मार्केट में कि जिनके कैपिटल्स मतलब छोटे कैपिटल्स हैं, अंडर $20 मिलियन के करीब कैपिटल्स हैं, तो उनको भी आप ले सकते हैं। अच्छा, एक और बात कि जो कुछ पेयर्स हैं जो बाइनेंस के ऊपर अवेलेबल हैं, BTC और इथेरियम के अंदर, तो आप कोशिश करें कि वो भी ले सकते हैं ना, क्योंकि वो भी मार्केट के साथ पॉसिबल हैं कि वो ऊपर जाएं और वो आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं। और बाइनेंस की कुछ पॉलिसीज़ होती है, बाइनेंस हर बार कुछ पेयर डीलिस्ट करता है, वो कुछ नए पेयर लेके आता है, तो उनमें प्रायोरिटी के ऊपर वही पेयर्स होते हैं जो इथेरियम और BTC में पड़े हुए हैं, बाइनेंस के ऊपर ट्रेड हो रहे हैं, पर उनको कोई जानता नहीं है क्योंकि वो USDT या BUSDT में अवेलेबल नहीं है। तो और एक और कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें लूना सी की बात करें तो लूना सी, ANC, MIR और लूना 2 और अवेक्स, इनकी बात करें तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट हैं ये इस टाइम मार्केट में अच्छी डिप के ऊपर हैं। अवेक्स को आप मार्जिन ले सकते हैं 15 के ऊपर लिक्विडेशन बना के, आप उसका 25 और 26 का टारगेट मतलब माइंड में रख सकते हैं। और दूसरा, लूना सी पे बात करें तो लूना सी की डंप की एक ख़ास वजह आ रही है कि डू क्वान को अरेस्ट किया गया है, जिसकी मतलब अरेस्ट वारंट निकला है, जिसकी वजह से उनको थोड़ा सा डाउट है कि पॉसिबल है कि लूना के प्रोजेक्ट को साउथ कोरिया में बैन कर दिया जाए। पर एक चीज़ आप अंडरस्टूड कर लें कि डिसेंट्रलाइज में सेंट्रलाइज लॉज नहीं चलते। डिसेंट्रलाइज एक ओपन सोर्स होता है, उसमें अगर डू क्वान आज मर भी जाता है, सातोशी नाकामोटो एग्जिस्ट नहीं करता,
बट स्टिल बिटकॉइन जो है एग्जिस्ट करता है। हमें नहीं पता सातोशी ज़िंदा है या कहाँ है, कौन है, बट हमें ये पता है कि बिटकॉइन है। बिटकॉइन हमारे पास भी है, हम उसको ओन भी करते हैं, हम उससे ट्रेड भी कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स भी बन रहे हैं, हर चीज़ होती है। तो इसी तरीके से अगर डूकॉइन जो है वो मर भी जाता है, सॉरी, पर अगर मर भी जाता है या इसको पुलिस अरेस्ट भी कर लेती है, तो इसके ऊपर ये कहना कि मतलब लूना नहीं रहेगा, तो ये कोई बात नहीं है। लूना रहेगा, लूना ट्रेड होगा, इन्वेस्टर्स, वैलिडेटर्स और जो कम्युनिटी है वो इसको आगे लेके चलेगी। हाँ, परफॉर्मेंस के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है वो ज़रूर आपसे मतलब ये बात होती है कि एक जो ओनर है जिसका विजन एंड मिशन होता है वो एक अच्छे तरीके से लेके चलता है, पर जो दूसरा आने वाला है वो उतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकता। पर काफ़ी कंपनीज ऐसी हैं कि जिनमें बाद में आने वाले ज़्यादा एक्टिव पर्सनस थे और जो पहले काम कर रहे थे वो थोड़े से सुस्त थे। तो अभी जो करंट मार्केट है उसके लिहाज से आप कोशिश करें, अगर जो मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी हैं कि क्या क्या आपने करना है, अब आप इस तरीके से डिसीजन लें। और दूसरा एक और चीज़ आपको बता दूं कि कोशिश करें, अगर आप $100 इन्वेस्टर है, $100, तो आप डेली का एक टारगेट सेट करें। फ्यूचर ट्रेडिंग करें बेशक, पर टारगेट सेट करें कि डेली मुझे $2, $3, $4, $5 बस मैक्सिमम 5 चाहिए, मैंने वो विड्रॉ करके और उसको कैश आउट करना है, अपने पॉकेट में डालना है और घर लेके जाना है, दैट्स इट। उसके बाद आपने क्या करना है, जब आप ये प्रोसेस को स्टार्ट कर दोगे तो इसके बाद होगा क्या, होगा ये कि एट द एंड जब आप मंथ कैलकुलेशन करते हो तो आप देखते हो यार मैंने 150% का प्रॉफिट बनाया अगर आप सक्सेसफुल होते हो। और उसके बाद अगर आपको कोई लॉस भी बीच में आ जाता है तो कोई मसला नहीं है, बिज़नेस का रूल होता है लॉस एंड प्रॉफिट। तो इस तरीके से आप इसको लेके चले। ये लास्ट में आपके लिए एक समझे रिकमेंडेशन थी कि इस तरीके से आपकी लर्निंग प्लस अर्निंग होती रहती है ना, जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए। थैंक यू।